नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एडुकेयर एकेडमी बाय मनदीप मैम। आज मैं मनदीप लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जर्नल अवेयरनेस के PYQ। तो आज से हम शुरू करेंगे जर्नल अवेयरनेस के PYQs विद फैक्ट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो दोस्तों, खिलजी वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया था दिल्ली पर? तो आंसर है दोस्तों बी, तुगलक डायनेस्टी। सन 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों ने दिल्ली पर शासन किया था, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा जाता था। पहले थे गुलाम वंश, फिर था खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद आता है लोधी वंश। तो दोस्तों, खिलजी वंश के बाद किसने किया था? तुगलक वंश ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और तुगलक वंश ने भी 1320 से 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया था। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा भारत में वित्तीय जीडीपी का डैश प्रतिशत था। रेवेन्यू डिफिसिट इन द फाइनेंशियल year 2019 and 20 is dash percentage of GDP। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.27% था दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, ये हम लोग कर रहे हैं PYQ, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो इसीलिए 2021 के बारे में पूछा गया है। तो इस बेसिस पे आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पीयूष गोयल थे G20 के बैठक के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था इन्हें। और जो हमारा इंडिया है वो 1999 से G20 का मेंबर रहा है। और हमारे इंडिया ने दिसंबर 2022 में G20 के लीडर्स का समिट ऑर्गेनाइज किया था। और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की थी भारत ने। और अब इंडिया के जो शेरपा हैं G20 के, वो हैं अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं। सुनाओ क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? तो दोस्तों, एक स्टेट है हमारे इंडिया का जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को कंपल्सरी कर दिया है हर घर में। तो वो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कंपल्सरी है कि आपके घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर होना ही होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। फर्स्ट, कथक कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो नहीं, कथक कर्नाटक का नहीं है, कथक है उत्तर प्रदेश का। सेकंड वाला स्टेटमेंट, कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों ये ठीक है, कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन होगा इसका केवल बी, ओनली 2। देखिए, कथकली केरल का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो कौन सा भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद आर्टिकल 239। इस आर्टिकल के अंडर में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। अगर वो राष्ट्रपति उचित समझते हैं तो पड़ोस के किसी भी स्टेट के राज्यपाल को इसके प्रशासन करने का दायित्व उसको सौंप सकते हैं, या किसी और प्रशासनिक जो भी व्यक्ति होता है उसको नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट बताना है। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which is sold in the market by the farmers is called marketed surplus। ये ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि कृषि उपज का वो वाला भाग जो किसानों के द्वारा बाजार में बेचा जाता है, तो उसको विपणन अधिशेष
कहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। और in accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted। तो ये भी ठीक है कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने के लिए या करने वाले राज्य के लिए लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली चौल शासक माना जाता था। तो सबसे शक्तिशाली जो चौल रूलर था किसको कंसीडर किया जाता था? वो किया जाता था राजाराज वन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनका शासनकाल क्या था? 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक था और ये सबसे ज्यादा पावरफुल चौल रूलर कंसीडर किए जाते थे। जो राजाराज थे वो कला और धर्म के संरक्षक थे और साथ ही साथ में संगठनात्मक और जो पॉलिटिकल प्रतिभाशाली लोग थे उनमें से एक थे वो। राजाराज सम्राट बनने के बाद उसने क्या किया, दक्षिण भारत में जो श्रीलंका है वो और नॉर्थ ईस्ट में कलिंग था जो अब का जो उड़ीसा है उस पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? ये PYQ है इसलिए पुराना क्वेश्चन है ये। तो आंसर है इसका PV सिंधु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रियो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था इन्होंने। विश्व चैंपियन रही है PV सिंधु जिसने चीन के 8वीं बार बिंग जिया को सीधे गेम में हरा दिया था और टोक्यो खेलों की महिला एकल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये भारतीय महिला थी पहली। रियो ओलंपिक्स में रजत पदक जीता था और टोक्यो खेलों में कांस्य पदक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज लेटेराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोग होती है। कथन बताना है कौन सा सही नहीं है। और लेटेराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो दोस्तों सही नहीं है ये बताना है। तो ये दोनों ही सही है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो लेटेराइट मृदा होती है वो चाय और कॉफी उगाने के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। लेटेराइट मृदा का फॉर्मेशन ही वहाँ होता है जहाँ पर जो तापमान होता है वो उच्च होता है और भारी वर्षा होती है। जो सॉइल्स होती हैं ये उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन के बेसिस पे बनती है। ठीक है, और ये जो मृदा होती है रोपण कृषि के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों नाइट्रोजन द्विपरमाणु ये ठीक है और सल्फर बहुपरमाणु ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो आगा खां पैलेस है दोस्तों वो भारत के महाराष्ट्र के पुणे जिले में सिचुएटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये 1892 में इसको सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां III ने बनवाया था। ये जो बनता था ये पेरिस निजारी इस्माइली मुस्लिमों के आध्यात्मिक नेता के द्वारा दान किया गया कर्म था। ठीक है, जो क्या था, जो पूना के पड़ोसी थे, पुणे के पड़ोसी क्षेत्र थे, उनकी हेल्प करने के लिए बनाया गया था क्योंकि वहाँ पर बहुत सा अकाल में लोग परेशान हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। ये ठीक है। जब हम लोग किचन का जितना भी कचरा है उसके अंदर वर्म्स और अर्थवर्म्स डालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, वर्मी कंपोस्टेशन होती है। और रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधे और जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित कंपोस्टिंग कहलाता है। तो ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 53, आर्टिकल 53 रिलेटेड है संघ की कार्यपालिका शक्ति से। जो कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो भारतीय गणराज्य का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, और जो भी संघ के जितने भी रिलेटेड काम होते हैं, कार्यपालिका से रिलेटेड काम होते हैं, उनके नाम पर किए जाते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी होता है। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज कि कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लाइसोसोम कहा जाता है उसे, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी खराब कोशिका होती है ना, जो कोशिका खराब हो चुकी है, तो उसको वो कोशिका अंग को पचाकर कोशिका को साफ करने में हेल्प करता है ये लाइसोसोम। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, बताना है। शिव की स्तुति में बनाए गए कंधारी महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धर्मदेव द्वारा 999 में किया गया था। तो ये बिल्कुल ठीक है। 999 में किया गया था धर्मदेव द्वारा शिव की स्तुति में बनाए गए कंधारिया महादेव मंदिर का निर्माण। ठीक है। और सेकंड वाला स्टेटमेंट कि तंजावुर के राजा राजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। नाउ 18 क्वेश्चन, खो खो की प्रत्येक टीम की खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो दोस्तों खो खो में कितने प्लेयर्स होते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 12 प्लेयर्स होते हैं खो खो में। क्रिकेट में होते हैं 11, फुटबॉल में होते हैं 11, हॉकी में भी होते हैं 11, कबड्डी में होते हैं 7 और वॉलीबॉल में होते हैं 6। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज आई डू व्हाट आई डू जो बुक है उसका ऑथर कौन है? तो दोस्तों उसका ऑथर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रघुराम रंजन। इन्होंने लिखी है आई डू व्हाट आई डू। और द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स लिखी है शशि थरूर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज भारत मैग्नीज असक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज आयरन इन इंडिया है वो है स्टेट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओडिशा। ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज्यादा मैग्नीज का प्रोडक्शन होती है। और जो उड़ीसा है वो भारत के पूर्व में सिचुएटेड है, और उड़ीसा का बारबिल शहर है जिसके अंदर असक का निक्षेपण जो मैग्नीज असक के लिए फेमस है। और पारादीप जो बंदरगाह है वो उड़ीसा का सबसे फेमस बंदरगाह है। और उड़ीसा में क्या है, एक सबसे लंबा बांध है जिसे हम क्या कहते हैं, हीराकुंड बांध। ये भी उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को DSSB के PYQ समझ आए हो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ।